वेलकम बैक दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स समान ज्ञान जीके। इसमें टोटल 3100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। एक किताब पढ़ने से मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड। क्या मज़ा आता है कि ये जो बुक है वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज के साथ जितना भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न दिया गया है वो चैप्टर वाइज सजा कर एकदम दिया गया है कि ये चैप्टर से कितना प्रश्न आए। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आप भी देखिए। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई एएलपी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी प्रीवियस ग्रुप डी पेपर थ्रॉट पाई चार्ट एंड वार्च ग्राफ। पाई चार्ट द्वारा भी दर्शाया गया है और वार ग्राफ द्वारा भी दर्शाया गया है। पाई चार्ट में क्या दर्शाया गया है अब देख लीजिए, एक बार देखिए। ट्रेडिशनल जीके यानी परंपरागत समान कितना से पूछा गया है, 610 प्रश्न पूछे गए। एंशंट हिस्टोरी से कितना पूछे गए हैं, तो प्राचीन इतिहास से 204 प्रश्न पूछे गए हैं। मिडेवल हिस्ट्री से कितना पूछे गए हैं, तो 129 प्रश्न पूछे गए। मॉडर्न हिस्टोरी से कितना पूछे गए हैं, आधुनिक इतिहास से 294 प्रश्न पूछे गए। विश्व का इतिहास से कितना पूछा गया, तो 33 प्रश्न पूछा गया। इंडियन पॉलिटी से कितना पूछा गया है, इंडियन पॉलिटी से 385 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 162 प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन ज्योग्राफी 429 प्रश्न पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से 429 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसको वार ग्राफ से हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पूछने वाले हैं तो है ट्रेडिशनल जीके, क्या है, परंपरागत समान ज्ञान, जिसमें कितना पूछा गया है प्रश्न, 610 प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे कम अगर पूछा गया है तो वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास, 33 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। कितना सोल्व कर चुके थे, तो 1 से लेकर 50 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। तो आज 51 से देखेंगे। अगर पिछले वीडियो आप न देखे हैं दोस्तों तो पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट एक लाइक ही, आपका एक कमेंट एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस बुक को पढ़ के अपने आप में आपको बहुत ही चेंजिंग नज़र आएगा। 1 से 2 महीना के अंदर आपको बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है जो लगता है कि ये बहुत वीक था, ये मुझे पढ़ने में मतलब बहुत वीक है, ये समझ में नहीं आता है। अगर इस बुक को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही अपने आप में बदलाव की ओर देखिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है फ्रेंड, 50 तक हम लोग पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके थे। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, जो बोरोबुडूर जो बौद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। इसके साथ इसका फैक्ट भी पढ़ लेते हैं दोस्त कि इसका फैक्ट क्या क्या दिया हुआ है। बोरोबुडूर अथवा बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में मंगेलोंग नगर में स्थित है, जो 750 से 850 ईस्वी के मध्य में महायान बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार उसको कहते हैं जो बौद्ध मंदिर, जो बौद्ध में मंदिरों का जो स्थिति को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। यह आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। विहार मतलब होता है मंदिर। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान किया हुआ था। किसके दौरान हुआ था, तो कौन सा राजवंश, तो शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है बोरोबुडूर कहाँ मंदिर स्थित है, तो इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है फ्रेंड, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, सीट ऑफ दी होली बुद्ध। तो क्या हुआ था, पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे, तो सारनाथ ने दिए थे। और सीट ऑफ द होली बुद्ध किसे कहा जाता है, तो धार्मिक स्तूप को कहा जाता है, यानी धार्मिक स्तूप
जो कहाँ पड़ता है, सारनाथ में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ फैक्ट क्या दिया हुआ फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंचवनियों को दिया था, पंचवनियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धामेक स्तूप का निर्माण किया। धामेक स्तूप किसने निर्माण किया, तब महान सम्राट अशोक ने। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, कि जब बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश दिए तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है सारनाथ धामेक स्तूप। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का कौन सा एक संग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाता है त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन सा त्रिपिटक है, तो उसको हम लोग चर्चा करते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में कौन कौन से तीन पिटक है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की ओर बढ़ते हैं। और 54 से क्या स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड, पारसी या यहूदी धर्म। क्या हो जाता है, पारसी या यहूदी धर्म। इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है वो इस बुक में संग्रह किया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। भारत का एक धर्म ज़ियोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। भारत का एक धर्म ज़ियोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। ज़ियोस्ट्रियन को पारसी धर्म कहा जाता है। ज़ियोस्ट्रियन या पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। यानी पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम जो आबादी है इंडिया का, वो महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा ज़रयूष्ट थे। यानी पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा ज़रयूष्ट। ठीक है। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान के प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। कहाँ से है, तो ईरान के प्राचीन काल से प्रचलित धर्म। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है फ्रेंड, नीचे दिए गए 4 युग दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक युग कौन सा है जो शेष राशि से भिन्न है। तो त्रिपिटक क्या हो जाता है, बौद्ध हो जाता है। अवेस्ता क्या हो जाता है, पारसी होता है। तोरा क्या होता है, तो यहूदी है। लेकिन इसका सही आंसर होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का, त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। लेकिन हिंदू मंदिर, यानी हिंदू का रिलेट किससे कराया गया है, मंदिर का। तो हिंदू का जो होता है वो मंदिर का रिलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पूछा है कि धर्म ग्रंथ से, यानी त्रिपिटक बौद्ध का क्या है, तो धर्म ग्रंथ है। पारसी अवेस्ता, पारसी का क्या धर्म ग्रंथ क्या है, तो अवेस्ता। यहूदी का अगर धर्म ग्रंथ क्या है, तो तोरा। तो हिंदू का धर्म ग्रंथ क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये भिन्न हो जाता है। तो जबकि मंदिर जो होता है हिंदू का पूजा करने का स्थान है, इसीलिए विकल्प जो डी है वो रॉन्ग है। क्या है, गलत है। क्योंकि अगर हिंदू की धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, हिंदू का धर्म ग्रंथ क्या हो जाता था, वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो हो जाता है वेद। क्या हो जाता है, वेद। लेकिन हिंदू का पूजा करने का स्थान क्या होता है, तो वो होता है मंदिर। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है फ्रेंड, जेंद अवेस्ता डॉट 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 खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ। जेंद अवेस्ता है वो किसके, कौन सा धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है जेंद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जेंद अवेस्ता जो है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रयूष्ट ईरानी थे।
जो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तब पैगंबर ज़रतुश्त, जो क्या थे? तो ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। तो पारसी धर्म ग्रंथ का क्या है? पारसी धर्म का ग्रंथ क्या होता है? तो जेंद अवेस्ता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है फ्रेंड? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो होता है यहूदी धर्म का पालन करते हैं। कौन सा धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मानता है। मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषाओं का राजधर्म। यहाँ देखें फ्रेंड कि यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करता है? यहूदी किस धर्म का पालन करता है? तो यहूदी धर्म का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है यहूदी धर्म ग्रंथ क्या है? तो वो है तोरा। क्या हो जाता है? तोरा। क्या हो जाता है? तोरा। बौद्ध धर्म ग्रंथ के तीन पिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाता है? मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आदेशों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेषित करें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और उनकी पुत्री भी शामिल थी। तो कौन कौन थी? उनका पुत्र क्या था? तो उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री क्या था? संघमित्रा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? सी। इसके साथ फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन की उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म ग्रंथ के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। क्या है? देवानाम प्रिय है। उनका शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। किसका था? महान सम्राट अशोक का। उनका पुत्र क्या था? तो उनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री क्या था? संघमित्रा को कहाँ धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र ब्राह्मण का पिता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? खाली स्थान में धार्मिकता द्वारा विजय की नीति की विकसित की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अशोक। कौन हो जाते हैं? अशोक। कौन हो जाते हैं? अशोक। बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उनका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। जब कलिंग युद्ध हुआ तो उस युद्ध से महान सम्राट अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है फ्रेंड? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली स्थान पर विजय थी जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सिद्ध हुआ। कहाँ था? तो ओडिशा था। ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध कहाँ हुआ आधुनिक युग में? उड़ीसा। कहाँ हुआ था? उड़ीसा।
देखिए, कलिंग युद्ध अशोक ने जीवन की आखिरी युद्ध था। यह 261 ईसा पूर्व, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हिंसा त्याग दी। क्या त्याग दी? तो हिंसा को त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किया। उन्होंने अपने संसाधन प्रजा के भलाई में लगा दिया तथा धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की? धर्म की। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म संघ है, तो इसलिए धर्म की स्थापना की। आधुनिक युद्ध में कलिंग ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? ओडिशा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने ... युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को उपदेशों को अपना लिया था। इसका सही आंसर होता है कलिंग युद्ध, जो वर्तमान में क्या के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है फ्रेंड? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेषित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? चंद्रगुप्त का पुत्र ... मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो कौन था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? तो सम्राट अशोक हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? सम्राट अशोक ... किसका पुत्र था जो मौर्य वंश का संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार का। किसका पुत्र था? बिंदुसार, ये ना कि बिंबिसार। बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ था? तो महान सम्राट अशोक। फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है? मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के उत्तराधिकार कौन हुआ? तो महान सम्राट अशोक हुआ। कौन हुए? अशोक, जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के पहले अशोक ने कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। अवंती कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया है? सम्राट अशोक किनके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है फ्रेंड? सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। कितना बनाया था? तो 14 अभिलेख का बनाया था। कितना बनाया था? 14। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इन्होंने 14 अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया, ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। कितना अभिलेख का उत्कीर्ण कराएं? कितना अभिलेख बनाए? तो 14 अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? मौर्य सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य में कब की थी? तो 323 ईसा पूर्व में। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना नंद वंश के अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद। घनानंद को पराजित किन्होंने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और अपना नया डायनेस्टी मगध पे उज्जवल किया, जिसका नाम क्या हुआ? तो मौर्य। मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, जो आज की क्या के नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें
डॉट 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 प्रशासन के बारे में राजनीतिक देता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। क्या हो जाता है? मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? चनक का एक अन्य नाम भी है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है विष्णुगुप्त। चनक का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है यूनान। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान। जो किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। किनके राजदूत था? तो सिलिकस निकेटर का ये राजदूत था। मेगास्थनीज किनके राजदूत था? सिलिकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है फ्रेंड? सम्राट अशोक ने अपने राजकाल के 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि की सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और अन्य का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? 3 अधिकारियों को क्या कहा जाता था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है जो सबका रखवाला करता था उसको रज्जुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जुक। क्या कहते हैं? रज्जुक। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की। किनकी है? चंद्रगुप्त मौर्य की। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? मौर्य वंश के किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। इनकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। तो इसका सही आंसर होता है शुंग वंश ने। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किन्होंने किया? तो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और मगध पे एक नया डायनेस्टी का निर्माण किया था, उसका क्या था? शुंग वंश का स्थापना किया, जो 185 ईसा पूर्व में की। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व यानी 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम राजा था। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मायोत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से। इसका पोस्टमार्टम करते हैं फ्रेंड, जिसके साथ फैक्ट जुड़ा हुआ है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी में कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क था। 78 ईस्वी में अपना राजदोरण यानी राजगद्दी पर बैठा, राजा अभिषेक किया। इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया जो शक संवत कहलाता। 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया, जो कौन चलाया था? कनिष्क। किन्होंने चलाया था? कब चलाया था? कनिष्क। जो आज हम लोग कैलेंडर देखते हैं जो किस पर आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। एक विक्रम संवत चलाया गया था। तो विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। ये दोनों में आप डिफरेंट याद रखें कि शक संवत था जो कुषाण वंश के राजा किन्होंने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में। एक विक्रम संवत था, वो 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। 78 ईस्वी को शक युद्ध का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जो कहाँ हुई थी? कुंडलवन हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी?
इसका अध्यक्षता बौद्ध संगीति, जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ, इनका अध्यक्षता कौन किए थे? तब वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी है। बौद्ध धर्म दो भागों में अलग हो गया था, एक हीनयान एक महायान। तो कनिष्क जो था महायान का अनुयायी था। इसका राजवैद्य चरक था, यानी कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। और चरक ने क्या की स्थापना की? तो चरक संहिता की स्थापना की। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश के अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव था। कुषाण वंश का प्रथम राजा कौन था? कनिष्क था। और कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन थे? वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है? कनिष्क खालिस्तान का सम्राट था, वंश का सम्राट था। तो कनिष्क कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाता है कुषाण वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है? शक युद्ध का आरंभ कब हुआ? देखिए यहाँ लिखा हुआ 58 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 78 ईस्वी में। विक्रम संवत की अगर बात करता तो 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। सॉरी, कौन थे? तो कनिष्क थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, तो कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। क्या फैक्ट जुड़ा हुआ? कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क थे, जो 78 से 101 ईस्वी तक या 102 ईस्वी तक थे। कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। क्या थे? तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर था, यानी कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क के शासनकाल में पुरुषपुर, जो क्या के नाम से जाना जाता है? पेशावर। कुषाण वंश के संस्थापक जो होता है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कटफिसेस थे। लेकिन कुषाण वंश का तीसरे राजा की अगर बात करते हैं, जो महान सम्राट हुए, जो सबसे प्रतापी हुए, तो वो होते हैं कनिष्क। कौन होते हैं? कनिष्क। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है कनिष्क, यानी कुषाण वंश के तीसरे राजा कौन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है कनिष्क। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेस। कौन थे? कुजुल कटफिसेस। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? ईसा पूर्व ... शताब्दी के शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रथम, यानी प्रथम शताब्दी की शुरुआत में। क्या होता है? प्रथम शताब्दी की शुरुआत में, जो कब से आरंभ होता है? 15 ईस्वी से कुषाण ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुजुल कटफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? तो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो कनिष्क था, जो 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में राजा बना था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल ने लिखा था। हाथी गुफा शिलालेख किन्होंने लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्त एवं पोस्ट गुप्त एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है फ्रेंड, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत में प्रकांड यानी प्रचंड विद्वान थे। क्या थे? प्रचंड विद्वान थे। इन्होंने हरचरित, कदम्बरी, यानी हरचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने। कदम्बरी किन्होंने लिखा? तो बाणभट्ट ने की रचना की। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। अब चंदवरदाई, यहाँ बात होता है चंदवरदाई किनके राजकवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के थे। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि कौन थे? तो चंदवरदाई थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो की रचना किन्होंने की? तो चंदवरदाई ने की। जयदेव लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? तो जयदेव थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना किन्होंने किया? तो जयदेव ने किया। जयदेव किनके राज दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 में है फ्रेंड, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खाली स्थान में प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत में अंधे युग के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है राजपूत वंश। कौन हो जाता है? राजपूत वंश। क्या हो जाता है? राजपूत वंश। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है फ्रेंड, इसीलिए तो ई बुक को बोला जाता है, इस बुक को बोला जाता है फ्रेंड कि अगर एक बार आप पढ़ते हैं तो बहुत सा जो डर है, संकोच है, वो मिट जाता है। क्योंकि एक प्रश्न से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होता है, बहुत सा फैक्ट रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर का एकदम निचोड़ इसमें दिया हुआ है कि हर एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न चैप्टर वाइज से दिया गया कि अगर एक बार पढ़ते हैं, 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं, जितना भी डर है, संकोच है, वो दूर हो जाता है। तो आपसे एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड दोबारा से कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आप आए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खाली स्थान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया। तो इसका सही आंसर हो जाता है 390 ईस्वी में। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, गुप्त साम्राज्य का द्वितीय ईस्वी में यानी दूसरा ईस्वी में गुजरात तक अपना साम्राज्य को विस्तार किया था, 390 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री इतसिंह खाली स्थान में 3 वर्ष तक ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ताम्रलिपि में। कहाँ था? ताम्रलिपि। इतसिंह चीनी बौद्ध यात्री था। इतसिंह जो था वो चीन के बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आया। इन्होंने दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। सुमात्रा श्रीलंका से होते हुए, सुमात्रा कहाँ पड़ता है? तो श्रीलंका में पड़ता है। यह ताम्रलिपि पहुंचा, जहां 3 वर्ष ठहरकर इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है फ्रेंड, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों का राजाओं ने खाली स्थान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। इसका सही आंसर हो जाता है कनौज। कहाँ? कनौज पर। क्या फैक्ट दिया हुआ है, हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया था। 8वीं शताब्दी में कनौज पर
अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों जैसे कौन था, पाल था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, यानी लड़ाई आरंभ हो गया। इस संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। विपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। यानी 3 सबसे महत्वपूर्ण राजाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन हुआ, तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासकों को अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेन सांग को, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ फ्रेंड, कि हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेन सांग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। बहुत जल्द हम लोग शतक लगाएंगे, शतक के बहुत ही करीब है। चीनी बौद्ध भिक्षु था, एक चीनी ... एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने नालंदा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हेन सांग। कौन हो जाता है? हेन सांग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक को दोनों के रूप में रहा? था इसका सही आंसर हो जाता है हेन सांग। हेन सांग चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो नालंदा आया और छात्र एवं शिक्षक दोनों के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने ... खाली स्थान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। गुप्तों ने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुप्तों में द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने खाली स्थान में एक छोटा सा साम्राज्य का स्थापित, यानी पुनः गुप्तों ने मगध का स्थापना किया था। कैमी शताब्दी में? तो 4वीं शताब्दी में। क्या लिखा हुआ फैक्ट, 4वीं शताब्दी ने उत्तर भारत में मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। यानी दोबारा मगध का स्थापना किस वंश ने किया? तो गुप्त वंश ने किया। इस वंश के संस्थापक यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। मौर्य के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय, यानी मगध को पुनः स्थापित करने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो गुप्त वंश को जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। इसके बाद घटोत्कच का शासन हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। इसके बाद कौन बने? तो घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश के व्यवस्थापिक संस्थापक की अगर बात करते हैं तो गुप्त वंश के व्यवस्थापिक एवं प्रतापी जो शासक हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जो 319 से 334 ईस्वी तक रहे। गुप्त वंशों की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, जो आधुनिक रूप से कहाँ जाना जाता है? तो पटना। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, गुप्त साम्राज्य के व्यवस्थापिक संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन किए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, राजाराज चोल वंश से, बिंबिसार गुप्त वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से। तो इसमें सही कौन है? तो बिंबिसार जो है गुप्त वंश से हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से, राजाराज चोल वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार है
चंद्रगुप्त मौर्य वंश से ये सही है। राजा राज चोल वंश से सही है। कनिष्क कुषाण वंश से सही है। बिंबिसार हैं, बिंबिसार किन के संस्थापक हैं? तो हर्यक वंश के। किन के हैं? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। ये ना कि गुप्त वंश, ये गलत हो जाता है। बिंबिसार किन के संस्थापक, कौन सा वंश के संस्थापक है? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंदुसार गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाता है गुप्त काल के दौरान फाहियान भारत का आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत किन के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध की स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों को भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 97 में बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दक्षिणी भारत की राजवंश, जैसे चोल, चलाकू, पल्लव, संगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? खाली स्थान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन सा राजवंश की राजधानी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव की शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ। जो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है पल्लव वंश के? तो सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अबनी सिंह की उपाधि धारण की थी, यानी सिंह विष्णु ने अबनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में किराता जुर्नियम के लेखक भारवी को संरक्षण प्राप्त था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक यानी पल्लव वंश के सबसे प्रतापी संस्थापक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश तथा ऐरावतेश्वर मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किया। यानी पल्लव वंश के सबसे प्रतापी संस्थापक कौन है, शासक कौन हुए? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने महाबलीपुरम जो मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, उनका निर्माण किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? खाली स्थान में पांड्य वंश का स्थापना हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाता है मदुरै पांडव वंश की राजधानी थी। यानी पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है मदुरै। कहाँ थी? मदुरै, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, जैसे चोल हो गया, चेर हो गया, पांड्या हो गया। पांड्या राजवंश साम्राज्य का तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्व छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी मदुरै था। कहाँ था? मदुरै। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है फ्रेंड? खाली स्थान में मदुरै के आसपास क्षेत्र शासन किया जो 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राजवंश हो जाता है? तो पांड्या राजवंश, जो 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त किया, यानी शिखर पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? यानी चोल राजाओं में सबसे महान किसको माना जाता है? तो ये करिकाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? करिकाल को सबसे महान चोल वंश का माना जाता है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मन्नूर थी। कहाँ थी? मन्नूर थी, जो बाद में उरायूर एवं तंजावुर बनी। संगम कालीन 3 राजाओं में सर्वप्रथम चोल अभ्युदय हुआ। यानी संगम कालीन में 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ।
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो करिकल थे। कौन थे? करिकाल था, जिन्होंने बन्नी के युद्ध में पांड्या तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। राजाओं को कितना राजाओं को हराया था? तो करिकाल ने बन्नी के युद्ध में पांड्या तथा चेर पुहार का पतन यानी पांड्या चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। करिकल ने कावेरी नदी के तट पर पुहार पतन यानी कावेरी पत्तनम नामक नगर को बसाया। यानी करिकाल ने कावेरी पत्तनम नामक नगर का स्थापना किया। किसका किया? कावेरी पत्तनम नामक नगर का स्थापना किया, जो चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाग था। जो करिकाल था, क्या था? करिकाल था। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल था, जिन्होंने पांड्या और चेर सहित कितना राजाओं को हराया था? तो 11 राजाओं को हरा के कावेरी पत्तनम नगर का स्थापना किया था। और चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का राजकीय चिन्ह था वाघ। क्या था? वाघ था। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे वीडियो को कमेंट लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए जोश नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।